हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247। माय नेम इज निहारिका वालिया एंड मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन इज समथिंग जो पिछले कुछ समय से एक ऑल्टरनेटिव पर आ रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं 2018 की, 2020 की और फिर 2022 की, सो इट हैज़ बी दिस इज एन एग्जामिनेशन जो पिछले कुछ समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। बट ये है क्या? व्हाट इज सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन? सेबी का ग्रेड ए का ये एग्जामिनेशन जो है ये क्या पर्पज सर्व कर रहा है, क्या है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अंदर, हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं प्लान कैसे करूँ कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकूँ, इसके लिए प्रिपेयर कर सकूँ। ऑल दोज क्वेश्चंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी टू द एज, टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सिलेबस, आज हम सब कवर करेंगे इन वन शॉर्ट video. So this is SEBI grade A one shot video. So let's understand what do we know about the SEBI grade A examination. When we talk about the SEBI grade A examination, हमारे पास इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू दैट, पहले ये तो समझते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बेसिकली सेटअप हुआ था 1992 के अंदर। इसकी शुरुआत 1988 से हो जाती है। इसकी सेटअप कंप्लीट हुई थी और इसको बनाया गया था कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले वॉच डॉग थी। मतलब इसका बेसिक वर्किंग था कि देखिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, यू जस्ट हैव टू कीप एन आई, कुछ करना नहीं है। लेकिन एक टाइम बाद समय आया जब इसने बोला कि नहीं, दिस इज द मोमेंट, आई एम गोना टेक अप द डेवलपमेंट फंक्शन, आई एम गोना टेक अप द रेगुलेटरी फंक्शन, ये प्रोटेक्शन फंक्शन, मैं सब चीजें उठाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट द इन्वेस्टर आर प्रोटेक्टेड एंड द सेम टाइम दे आर एजुकेटेड टुवर्ड्स द एरिया ऑफ दीज सिक्योरिटी मार्केट्स। सो यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात आ जाती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट ने बनाई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टू सिक्योरिटीज, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट और उनकी रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को। सो दैट्स अबाउट द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। इसकी वेबसाइट कहाँ है जहाँ पर आपको उसकी फर्दर डिटेल मिलती है कि जब इसकी नोटिफिकेशंस आती है तो आपको कहाँ जाना होगा। आपको जाना होगा recruitment@sebi.gov.in के ऊपर, या आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर करियर्स में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको इनकी प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशंस भी मिल जाती हैं, प्लस आपको इसका पूरा रिजल्ट क्या आता है, कट ऑफ्स क्या होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए, तो अगर आप इंटरव्यूज की तरफ जा रहे होंगे तो इंटरव्यूज से पहले डेफिनेटली आपको एक बार वेबसाइट को इन डिटेल देखना जरूरी होता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यानी सेबी ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है और क्या है सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले कौन सी एज ग्रुप है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? द एज लिमिट इज बिटवीन 21 to 30 ईयर्स, यानी आपके पास 21 दोज who have already turned 21 वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब आपकी जो कट ऑफ डेट यहाँ पर डिफाइंड होती है ना, उसकी बात की जाती है। देखिए हर पेपर, जब भी आपका पेपर आता है उस टाइम ना उसके कट ऑफ डेट तैयार की जाती है। सो जो कट ऑफ डेट है आपकी, उस डेट के ऊपर अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन 21 अबव है वो अप्लाई कर सकता है, और 30 ईयर्स से बिलो है वो अप्लाई कर सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये कट ऑफ डेट से अबव है और ये 30 ईयर्स से जो बिलो होंगे वो इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है, इसकी ग्रेड ए की पे स्केल बहुत अच्छी है, इसमें आपके पास इमेंस लेवल ऑफ एक्सपोजर है टुवर्ड्स द वर्किंग। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके पास आपकी ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं अश्योर्ड हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। अच्छा, ये तो मैंने बात की एज लिमिट की, राइट। आफ्टर द एज लिमिट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी एज रिलैक्सेशन है क्या कोई? जो जनरल कैटेगरी है उसमें तो 21 to 30 ईयर्स आ जाता है, लेकिन बाकी कैटेगरीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते थे अपर एज लिमिट जो आपकी बनाई जाती है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स जो एससीज होंगे और एसटीज के होंगे, उनके लिए 5 ईयर्स का उनके पास रिलैक्सेशन आया है। अलॉन्ग विद दैट 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसीज के लिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो पर्सन डिसेबिलिटीज होते हैं उनके पास भी फर्दर रिलैक्सेशन है, यानी उनके पास रिलैक्सेशन है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। उसके साथ में जो लोग
एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आते हैं, यानी जैसे देखिए कि जो पर्टिकुलर पर्सन, एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आ जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो ओबीसीज के अंदर भी पड़ जाते हैं। सो उनका जो क्लब करके दे गेट रिलैक्सेशन ऑफ 13 years, और जहाँ पर आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके साथ में आप वो एससीज और एसटीज कैटेगरीज के अंदर फॉल कर जाते हैं, तो उनके लिए द रिलैक्सेशन इज ऑफ 15 years, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए द रिलैक्सेशन इज ऑफ 5 years। सो ओवरऑल जो इसका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 21 to 30 होता है इसकी एज लिमिट, और बाकी सब क्या सब्जेक्टेड टू देयर कैटेगराइजेशन, उसके ऊपर उनकी जो रिलैक्सेशंस है वो है। अलॉन्ग विद दिस, अच्छा एक ये चीज़ हमने और बात की, अब आगे चलते हैं इसके बारे में और डिटेल में बात कर ही रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वैकेंसीज कितनी आती है नॉर्मली ना इसमें 80 के आसपास की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको मिलती है, इनफैक्ट अलग अलग स्ट्रीम्स भी है इसके अंदर। सो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक तो जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कोई और भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहो तो वो मल्टीपल स्ट्रीम्स भी आपके लिए खुलती हैं। सो पहली चीज हमने क्या बात कर ली, हमने बात खत्म की है एज रिलैक्सेशन की। आफ्टर द एज रिलैक्सेशन हमारे पास आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनकी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। सेबी ने अपने इसमें क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई, जनरलिस्ट के लिए जो अप्लाई करे, जो जनरल पोस्ट है उसके लिए द पर्सन हैज टू बी अ मास्टर, ठीक है, उसको मास्टर्स की होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स किए हुए पर्सन होने चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सीए से ICWA है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, और बैचलर्स जो है ऑफ लॉ और इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं जो जनरल पोस्ट है उसके लिए कौन से पर्टिकुलर लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मास्टर्स डिग्री होगी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। अलॉन्ग विद दैट उनके पास बैचलर डिग्री होगी लॉ के अंदर, या बैचलर्स डिग्री होगी इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, CA CFA CS, या फिर वो CW में यानी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हो, तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन इनके लिए अगेन परसेंटेज उन्होंने डिफाइन की हुई थी कि अब जैसे ना 60% से ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट करती है। अलॉन्ग विद दैट आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है इसके अंदर, हमारे पास एक स्ट्रीम तो हमने डिस्कस करी, दैट वाज जनरल। जनरल के बाद अगली स्ट्रीम आती है एनीबॉडी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री उनकी होनी चाहिए, लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अगेन 60% का उनका आपका डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होंगे, या फिर बैचलर डिग्री उनकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ऑफ 2 years की होनी चाहिए इन कंप्यूटर्स, और IT उनका इसके अंदर वर्किंग होनी चाहिए। दैट्स अबाउट देयर IT, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास IT के बाद ना ये इकोनॉमिक्स वाला है, यानी ये वाला पोर्शन आता है आपका रिसर्च का। दैट्स समथिंग दैट वी कैन चेंज अप। रिसर्च की स्ट्रीम के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन की, स्टैट्स की, इकोनॉमिक्स की, या कॉमर्स की, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में उन्होंने किया हो, या इकोनोमेट्रिक्स की हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, कहीं से भी आपने किया हो, तो रिसर्च वालों के लिए ये आ जाता है। अगेन मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। और उसके बाद ये आपका लैंग्वेज का आ जाता है, यहाँ पर उन्होंने कई चीज़ें की हुई हैं, जैसे हमारे पास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। उसके बाद उनके पास डिग्री लेवल होना चाहिए संस्कृत, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का, अलॉन्ग विद दैट कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड और इंस्टीट्यूट। ये आपका आ जाता है लास्ट वाला, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, ये वाला जो है ये आपका रिसर्च स्ट्रीम वाला है। रिसर्च स्ट्रीम में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, या मैंने कोई आंसर दे दिया? आई हैव जस्ट आंसर द क्वेश्चन दैट कैन यू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम एट अ टाइम? यस, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम। दैट मीन्स इफ आई एम अप्लाइंग फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, अगर मैंने जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने जनरल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके साथ में मैं कौन से और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल जो लॉ जिन्होंने किया हुआ है वो जनरल प्लस लीगल दे
सकते हैं। जिन्होंने मान लीजिए एमकॉम की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वो फर्स्ट यानी हमारा सबसे पहला वो जनरल पोस्ट, और आखिरी जो हमने किया रिसर्च के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आईटी वाले अपने जनरल और आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉ वाले जनरल और लीगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके पास वहां पर ऑप्शन खुल जाती है। अपने अपने मेन तो रखने, जनरल तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा यू कैन अप्लाई फॉर वन मोर एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन सेपरेटली फाइल करनी होती है। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर बोथ द थिंग्स हैव टू बी फाइल सेपरेटली, और वो बाद में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, सो वो आपको करना होगा। अलॉन्ग विद दैट आपके पास कैन यू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम? यस, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम। बहुत बार होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जिन्होंने पेपर निकाला होता है ना, वो दोनों स्ट्रीम्स में से निकाल लेते हैं, यानी वो इंटरव्यू तक दोनों स्ट्रीम्स में जा रहे होते हैं। बट इट कैन नॉट बी बियॉन्ड टू, यानी आप एट प्रेजेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 से ज्यादा स्ट्रीम्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन हमारे पास बात आ जाती है इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की, किस तरीके से सेबी अपनी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कंडक्ट करता है। जब हम बात करते हैं सेबी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की, उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला उसमें आता है फेज 1, यानी यहाँ पर एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है एग्जामिनेशन की, जहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर ना आपके पास 2 डिफरेंट पेपर्स, एक्चुअली एक नहीं 2 पेपर्स है। एक आपका पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। इसमें फेज 1 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलो जरा इसकी डिटेल दे दीजिए थोड़ी सी। इसके अंदर आपके पास 2 पेपर आते हैं, इसमें एक पेपर 1 आता है और एक आता है इसमें पेपर 2। ठीक है, सेम थिंग गोज विद फेज 2। यहाँ पर भी आपके पास एक पेपर 1 आता है और एक आता है आपका पेपर 2, और फिर हमारा आखिरी फेज होता है आपका फेज 3। सबसे पहली बात जो फेज 1 है, ये सिर्फ एक तरह से ना आपको इसको क्लियर करना होता है मेरिट मेकिंग के लिए, या आपका जो सिलेक्शन के लिए फेज 1 आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए मेन रेलेवेंस रखता है फेज 2 और फेज 3। इन दोनों के जो मार्क्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक वेटेज होती है, उसके बेस पर आप सेलेक्ट होते हो फॉर द सेबी ग्रेड ए पोजीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो फेज 1 का एग्जामिनेशन है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं फेज 1 के एग्जामिनेशन की, फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या फॉर्मेट रहता है। नंबर 1 वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट फॉर फेज 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका फेज 1 हमारे पास क्या है, उसमें ना एक होता है पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके पास क्या जाता है, उसके अंदर ऑल स्ट्रीम्स के लिए जीए आती है आपके पास में, देन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आ जाता है। ये वाला पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने में मिलेगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा सेक्शन वाइज भी अपना काम कीजिए, और टोटल में तो आपको काम करना ही है। आपको इसके लिए मिलते हैं 60 मिनट्स, यानी इसके लिए मिलता है 1 घंटा, और 1 घंटा खत्म होने के बाद आपको मिलते हैं बस 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आपको मतलब नेक्स्ट पेपर आपका नेक्स्ट हो जाता है, यानी पेपर 2। ये बैक टू बैक पेपर होता है, यानी 60 मिनट्स इसके, 40 मिनट्स इसके, यानी टोटल 100 मिनट्स मिलते हैं टू क्लियर द फेज 1। आपको वो जो फेज 1 का एग्जामिनेशन देना है, यहाँ पर आकर उनकी कंडीशंस नहीं रुकते। अब यहाँ पर दिया हुआ है कट ऑफ कितनी है इसकी, 30%, यानी जिसने भी फेज 1 का पेपर 1 दिया है उसको 100 में से 30 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, वरना उसका स्कोर काउंट नहीं होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो जनरल स्ट्रीम का पेपर है, अब ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने एमकॉम किया या मैंने एमबीए की है, तो उस केस में मैं जनरल स्ट्रीम में तो पेपर दे दूँ, जिसके अंदर हमारे पास आता है 6 मेन सब्जेक्ट्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। इनका आपके पास पेपर में आता है। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर आता है, एंड यू गेट 40 मिनट्स फॉर दिस। और इसका जो वेटेज है, आपको कितना इसकी कट ऑफ करनी है, वो है 40%, यानी 100 में से आपको 40 मार्क्स तो लाने ही होंगे। नाउ द पॉइंट इज कि आपका अगर ऐसे देखा जाए तो 100 में से 30 आने चाहिए पहले में, 100 में से 40 आने चाहिए दूसरे में, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको अब एक और चीज है कि आपका ना इसके साथ में अगर आपने कोई पेपर 2 में और कुछ देना है पेपर, तो यानी अगर मैंने लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में पेपर देना है, सिविल सर्विसेज में, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपके पास आ जाता है, यानी रिसर्च स्ट्रीम वाला जो आ गया आपके पास, वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद रिसर्च
रिसर्च स्ट्रीम नीचे दिया हुआ है, यानी जिसमें इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस और कॉमर्स का आपका एरिया आ जाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको जो आपको करने होते हैं। ये अगेन आपका 100 मार्क्स का होता है, तो इसे आपको 40 मिनट्स में खत्म करने हैं। यानी एक स्टूडेंट एट अ टाइम ये 3 पेपर बैक टू बैक एक साथ देगा। यानी पहले आपका जनरल पेपर देगा, फिर फेज 1 देगा, फिर फेज 1 का पेपर 2 देगा, फिर उसी साथ में पेपर 3 देगा। पेपर 2 जो है वो जनरल वाला है और पेपर 3 जो आपका वो स्पेशल वाला है। और आपको इसके अंदर भी मिनिमम 40% स्कोर करना कंपल्सरी है। तो ये आपके आ जाते हैं इंडिविजुअली जो आपके पेपर्स के आप कट ऑफ देखते हैं कि इतना तो आपको क्वालिफाई करने के लिए करना होगा। आपका जो पूरा पेपर है, हर क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल 100 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग जाएगा। जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट्स, और पेपर 2 है उसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उसमें आपको मिलते हैं 40 मिनट्स। अगर आपका स्पेशलाइज्ड पेपर पार्ट 2 जो होगा, यानी आपने एक और स्ट्रीम के लिए भरा हुआ है, तो वो भी आपके पास जाएगा 40 मिनट्स के अंदर। इसी के साथ में जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो आपकी आ जाती है 50%। अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पीछे बताने की कोशिश करी थी वो ये थी कि आपने इंडिविजुअली तो पेपर में 30 और 40 लाने ही लाने हैं, लेकिन आपका टोटल, यानी आपके पास अगर आपने 2 पेपर दे रहे तो ये 200 हो गया, तो 200 का 50%, यानी आपके पास आपका कितना होना चाहिए, 100 मार्क्स दोनों को मिलाकर बनने चाहिए। इंडिविजुअली 30 ले आओ तो भी चलेगा, यानी पेपर 1 में आप 30 ले आओ, पेपर 2 में आप 40 ले आओ, यानी टोटल कितना बना 70। लेकिन 70 आपको नहीं चाहिए, आपको इन दोनों का टोटल जो है वो इनके जो भी 50% होना चाहिए, यानी इनका मिनिमम 100 मार्क्स होना चाहिए। दोनों को मिलाइए ना आप, अगर आप 100% करते हैं 200 मार्क्स का हो गया, तो 200 में से आपको 100 तो स्कोर करना ही है अगर आप इस पेपर के फेज 1 को क्लियर करना चाहते हैं तो। देन अब हम एक और चीज बात कर लेते हैं, वो होता है इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है और वो 1/4 की है, यानी आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके पेपर में नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आते हैं। आपके पेपर के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के पेपर में भी 5 ऑप्शंस आते हैं, इसके पेपर में भी 5 ऑप्शंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब कैसा दिखता है इसका पेपर हमारा फेज 2 के अंदर। फेज 1 में आपने जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को पढ़ा, और फिर पेपर 2 के अंदर आपने अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स और जनरल के लिए पढ़ाई की होगी। अब यहाँ पर वो फेज 2 की जब बात करते हैं, अभी तक एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड रहा है, हो सकता है कि इसकी जो स्कीम है वो आगे चेंज हो जाए, बट करंटली ये ऐसी ही चल रही है। इसमें क्या आ जाता है आपके पास में, सबसे पहली चीज आपके फेज 2 के अंदर पेपर 1 जो है आपका, उसमें सारी स्ट्रीम्स आते हैं, यानी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आ गया, ये टेस्ट किया जाता है। ये सब स्ट्रीम्स के लिए, आप स्पेशल स्ट्रीम के लिए जाएं या जनरल स्ट्रीम के लिए जाएं, आपको क्या पर ऑनलाइन पेपर है, यानी ये टाइपिंग वाला पेपर है, यू हैव टू टाइप रादर देन यू हैव टू राइट, ठीक है, वो नहीं करना आपको। ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 60 मिनट्स और इसकी कट ऑफ है 30%। तो ये आपका क्या होगा। अब दूसरी चीज उन्होंने की कि वो कहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर आपको इंडिविजुअली तो पास होना ही होना है, लेकिन दोनों की वेटेज भी डिफाइन कर दी गई है। अब यहाँ पर आपके पास इसकी वेटेज 1/3 है और इसकी वेटेज कितनी है। जनरल स्ट्रीम में अगर आप पेपर देते जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड आपके पास आता है कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर अगेन 100 मार्क्स का, लेकिन चैलेंज ये है कि 100 मार्क्स के पेपर के लिए अब आपको मिलते हैं सिर्फ 40 मिनट्स। और पिछली बार के पेपर को अगर हम देखकर बात करें तो पिछली बार के पेपर में काफी न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन पिछली बार के ना पेपर को सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अपने पुराने पेपर यानी 2020 के पेपर से ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर वर्क किया था। सो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है ये इसकी वेटेज 2/3 है, जबकि इसकी वेटेज 1/3 है। तो ये आपका देखने वाला है कि आपको इसके अंदर ज्यादा स्कोर करना है, ताकि आपके पास जो टोटल आपका करंट टिकर करेगा, आपका मेरिट के ऊपर जो स्कोर बन के आएगा वो थोड़ा ज्यादा बनकर आए ना, तो चांस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली गोज हाई, राइट। सो आपके पास क्या होगा, ये आपका पेपर 1 हो गया। अब पेपर 1 के बाद देखिए आपका पेपर 2 में क्या क्या कवर हो रहा है। ओके
अब यहाँ देखिए, जो आपका पेपर 2 है, अगर आपने एक जनरल भरा था और एक आपने लीगल और ऑफिशियल स्ट्रीम भरी थी, लीगल और ऑफिशियल स्ट्रीम में आपके पास अगेन एमसीक्यू बेस आता है। बोला जा रहा था कि नाबार्ड ने कर दिया है और अब आरबीआई ने भी कर दिया, तो शायद सेबी भी कर दे, बट सेबी ने अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन के अंदर इसको अभी भी एमसीक्यू फॉर्मेट पर ही छोड़ा हुआ है। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द स्पेशलाइज स्ट्रीम आपके पास रहेंगे। रिसर्च स्ट्रीम में आपके पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद बारी आती है आईटी की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की, वहां पर कोडिंग, टेस्टिंग, लैंग्वेज देन C++, जावा, पाइथन, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। अब इसमें और फेज 2 में, फेज 1 में क्या फर्क है, आपको इंडिविजुअल तो पेपर के अंदर 30 आपको स्कोर करना था इसके अंदर, और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर आपको 100 में से 40 स्कोर करना है। यानी अगर मैं ऐसे देखूं तो आप यहाँ पर 30 ले आएगा और यहाँ पर 40 ले आएगा, और आप इस पेपर में काउंट होंगे कि आप पास हो रहे हैं। यानी अब वो चीज इन्होंने तोड़ी कैसे, दे सेड दैट यू हैव टू स्कोर द टोटल ऑफ 50%। यानी आपका टोटल कितना है, 1 2 3, अगर वो आपने ये 2 पेपर दिए तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोना बी हाफ ऑफ इट, यानी 20% जो है आपका 50% इसका मार्किंग होंगे ना, तो यानी 200 का आपका 50% कितना हुआ, 100। तो यानी किसी भी एस्पिरेंट को इसमें सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे। ठीक है, सो टोटल के अंदर टोटल आपका 50% आया। अगर आपने एडिशनल पेपर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कौन सा पेपर काउंट होगा, कौन सा पेपर आपका निकलता है, वो उसी चीज पर डिपेंड करेगा। तो ये एक देखने वाली चीज हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है अच्छे से स्कोर करने की, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम पेपर की ना प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, हम ऑनलाइन टाइपिंग पे वर्क नहीं करते, अपनी वोकैब पर वर्क नहीं करते, सेंटेंस फॉर्मेशन को क्लियर नहीं रखते। सो देख लीजिए, ये है आपका फेज 2। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्रीगेट कट ऑफ। हमने बात कर ली, एग्रीगेट कट ऑफ आपके लिए इंट्रोड्यूस हुई थी 50% की, यानी आपको 200 में से आपको 100 स्कोर करना होगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपका एडिशनल पेपर भी है, आपको ये पेपर बैक टू बैक देने हैं, यू डोंट हैव एन ऑप्शन देयर। आपका फर्स्ट पेपर खत्म होगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड पेपर आएगा, फिर आपको एडिशनल भी देना होगा। सो वहीं पर आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहीं पे बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट सपोज टू लीव, आपको भी इसके बाद एक और पेपर देना है। ठीक है, तो वो आपकी जो एडमिट कार्ड होता है उसी पे स्पेसिफाइड होता है कि आपने एक से ज्यादा स्ट्रीम के अंदर अगर पेपर क्लियर किया होगा तो। राइट, चलिए अब आगे चले। चलिए, नाउ कम्स द इंटरव्यू। इसके इंटरव्यू की वेटेज कितनी है, इसके ना मेन जो वेटेज है वो उनके रिटन पेपर के जो फेज 2 का है, लेकिन इंटरव्यू को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तो मिली है। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इसमें वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो चूज हो गया उसको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अगर कोई आप इसमें ना मेन पॉइंट ये रहा, वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 85% जो होगा वो आपके मार्क्स ऑब्टेन पर चलता है, और जो आपका इंटरव्यू है वो सिर्फ 15% है। यानी अगर मैं टोटल का जो भी पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स जो पेपर क्लियर करते जा रहे हैं, अगर मैं उनके टोटल मिलाकर 100 मार्क्स बोलूँ तो 100 में से 85% जो है वो हम देखेंगे उनके फेज 2 के मार्क्स को, और इंटरव्यू के मार्क्स को हम कितना देंगे, वो देखेंगे हम सिर्फ 15% या फिर 15 मार्क्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपका ये बन जाएगा फॉर द वेटेज। और साथ ही साथ द गुड पॉइंट इज कि आपका जो इंटरव्यू है इट कैन बी टेकन इन इंग्लिश और हिंदी, बट कहीं ना कहीं ये प्रेफरेबल ये होता है कि जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से कर सकें। यानी इंग्लिश या हिंदी में से कोई आपकी एक प्रॉपर जो लैंग्वेज है वो क्लियरली एक्सप्लेन करने लायक, यानी कम्युनिकेशन स्किल ना आए, कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम ना आ जाए या कम्युनिकेशन बैरियर्स ना आ जाए, उतना वर्क करना पड़ता है हमको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं हमको इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, हमें हिंदी कितनी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती है तो फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, अपने बोलने पर वर्क कीजिए। सेम थिंग गोज विद हिंदी। ठीक है, सो ये है आपका इंटरव्यू। अब बारी आ जाती है इस पेपर के अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज की,
वो ये है कि हमारे इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम दे ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो हमें इसके लिए क्या मिल रहा है? वॉट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट? सर्विस कंडीशंस एज वेल एज द पे एंड अलाउंसेस। ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है ये आपको अश्योर करता है कि सेबी के जो ऑफिसेज है वो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब डेवलप सिटीज के अंदर आपको तो देखने को मिलेंगे ही इसके ऑफिस, चुनिंदा है, और जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो डेवलप सिटीज हैं सारे। तो इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर सेबी में काम करना चाहता है तो उसकी रूरल पोस्टिंग नहीं आएगी, उसको वो स्पेसिफिक अच्छे सिटीज ही मिलेंगे जहाँ पर उसको एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा, इसको लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और उनके साथ की वर्किंग भी उनकी अच्छी होगी। दिस इज बेसिकली जॉब प्रोफाइल जो उनको इकोनॉमी से जोड़कर रखता है, उनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर उनकी वर्किंग के ऊपर उनको बैलेंस करा के चलता है। ठीक है, तो लोग इसीलिए उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को पिक करते हैं। उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहती हैं और उनकी पे और अलाउंसेस क्या है, हमें ये जानना है। अब सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है कि जो आपका कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इसके लिए चूज होता है उसके लिए प्रोबेशन पीरियड है। यानी कोई भी एस्पिरेंट जब सेबी ग्रेड का एग्जामिनेशन क्लियर कर देता है तो उनको 2 साल जो होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग और उसके ऊपर निकालना होता है। ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट आइडली जो होता है आपके पास 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसके बाद आपकी एक्चुअल जॉब वर्किंग है वो कहीं ना कहीं डिफाइन होने लगती है। ठीक है, नाउ कम्स, अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता ही दी थी, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के ऊपर क्यों ना बात की जाए। वन ऑफ द बेसिक रीजंस बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सेबी की अगर हम बात ही करते हैं तो वहाँ पर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पीपल वॉन्ट टू ग्रो फर्दर, बट वॉट इज द रीजन? क्या पे करती है सेबी अपने एम्प्लॉयज़ को? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये उनकी रिसेंट उसमें इनकी इन्फॉर्मेशन में था कि आपके पास कितना कितना आप ट्रांसफर करते हैं। यानी आपके पास जैसे आपके पास ये उनकी ग्रेड पे शुरू थी 28,150 से 1550 उसका इंक्रीज होता गया फॉर 4 इयर्स। उसके बाद आपके पास 34,350 से जब आप क्रॉस कर जाओगे तो 1750 में आपका फॉर 7 इयर्स आपका लगातार इंक्रीमेंट चलता रहेगा। फिर 46,000 में आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दी गई है कि इतनी अमाउंट आपकी लगेगी। एंड देन वी हैव वो कंटिन्यूएशन होते होते अप टू 17 ईयर्स। यानी लोग अपना जो आपका पे स्केल की बात करते हैं, इसका पे स्केल अगर आप ऐसे बात करोगे तो प्रेजेंटली अगर हम इसका पे स्केल देखा तो 1,15,000 यानी 1,15,000 इनके आसपास की इस टाइम सैलरी पड़ रही है इनके सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो एरियाज है वहाँ के अंदर। सो इट कैन वेरी अमंग द पीपल बिकॉज हर एक रिमोट लोकेशन अलग होती है। ठीक है, सो ये आपका आ गया रिगार्डिंग द पे एंड अलाउंसेस। चलिए, ये तो हमने बात की पे एंड अलाउंसेस की, अब आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है सर्विस कंडीशंस या पे एंड अलाउंसेस में अभी क्या है। ये रहा आपका वो एरिया जो आपका इस बार की नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस समय रिक्रूट हो रहे हैं वो उनके अगर मुंबई के हिसाब से जाया जाए दे आर गेटिंग 1,15,000 पर मंथ की सैलरी और विदाउट अकोमोडेशन अगर वो होगी तो इफ समबडी इज नॉट टेकिंग अप द अकोमोडेशन इट इज 80,500 विद अकोमोडेशन। यानी आपको गवर्नमेंट की तरफ से घर भी मिलता है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिलते हैं, आपको आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल कवर भी मिलता है, आपको एनपीएस की फैसिलिटी मिलती है, वो सब चीजें आपको अवेलेबल हो पाती हैं इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जॉब, और वो भी सीरियसली। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक और एरिया। अब इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, इससे और क्या बेनिफिट्स है आपके पास ना, लीव फेयर कंसेशन है। यानी आप अगर कहीं पे जाना आना चाहते हैं, आप वेकेशंस पे कहीं जाने तक, तो उसको जो गवर्नमेंट है वो खुद कहीं ना कहीं उस चीज़ को सपोर्ट करती है, तो वो उसको सपोर्ट करते हुए दे विल बी पेइंग फॉर दैट। देन मेडिकल एक्सपेंस, लोगों के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं खुद पर या अपनी फैमिली पर जो उन पर डिपेंडेंट है तो उसके जो है वो एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। देन आई रिफ्रैक्शन, देन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है, फाइनेंशियल डेली इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, बुक ग्रांट आपको मिलती है, ब्रीफ केस कन्वेंस एक्सपेंसेस, यानी द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स फेयरली ऑन द एस्पिरेंट्स जो इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। देन हमारे पास हाउस क्लीनिंग, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम्स, देन स्कीम फॉर परचेजिंग द कंप्यूटर्स, देन सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी, ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर ऑल द पीपल हु गेट सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, राइट।
नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी सिलेबस क्या है पेपर 2 का, यानी पेपर 2 फेज 1 जो हमारे पास बात करते हैं, चाहे वो फेज 1 की बात करें चाहे वो फेज 2 की बात करें, ये दोनों के अंदर आपके पास सिलेबस कॉमन है। सो क्या है इसका सिलेबस? नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। चलिए समझते हैं कि सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के अंदर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी अकाउंट्स की शुरुआत यहाँ पर आ जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट्स। ये आपके पास आपके पेपर में आता है। ये एक एरिया होगा कि आपके ये ना जो डिफरेंट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पेपर में कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये करने हैं या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, यानी इंड एएस करने हैं या एएस करने हैं। आपको उसके हिसाब से दोनों को देखकर चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो एएस है या फिर इंड एएस है। ठीक है, अब वो आ गया एएस और इंड एएस के रिगार्डिंग। देन दे हैव वन पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने की जब बात की जाती है तो उसको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का काम करते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके अंदर उसको फुल फ्लेज पढ़ने का आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको अलग से उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद आपकी अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो एक कंपनी की हो रही होती है वो आपको बतानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स दे रहे हैं, वो राइट शेयर्स दे रहे हैं, वो आपको बताने वाला होता है। अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इनके पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड करना चाहते हैं उसको, तो दे कैन ऑलवेज गिव शेयर्स टू देम, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एंड बायबैक्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखता है। और प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनल अकाउंट्स, यानी अगर एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे दिखती है, कैसे उसमें पास पैसा होगा, कब उसका पैसा निकला होगा, उन सब चीजों को जो देखता है वो आपके पास आ जाता है। ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पूरा एरिया। देन दिस इज मोर अबाउट द एरिया ऑफ अकाउंटिंग हार्डकोर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि 6 टॉपिक्स है, पॉइंट नंबर 2 आ जाता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली ना, मैनेजमेंट इज जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ना आपके पास मैनेजमेंट का सारा बेसिक कवर होता हुआ दिखता है। जैसे आपके पास क्या है, मैनेजमेंट का नेचर, उसकी स्कोप, उसकी प्रोसेस, उसके मेन फंक्शंस क्या है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर कहते हैं कि हम मैनेज करते हैं, तो वो प्लानिंग कर रही है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। देन आपके पास वो उस हिसाब से जहाँ पर उसको ज़रूरत है कि वो आपके स्टाफिंग देखती है, नहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़कर चलती है। ठीक है, सो वो उसके हिसाब से उनको अपनाती है। और अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर ढंग से अपनी सेबी ग्रेड के, जैसे सेबी की पोजीशंस है, सेबी को अगर प्रॉपर्ली टाइमली इन्फॉर्म नहीं करती, तो दीज पीपल कैन ऑल्सो बी हेल्ड। तो ये भी एक एंगल होता है जहाँ पर आपको देखना हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, जैसे चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एरिया फर्स्ट। तो मैनेजमेंट में अपने पास क्या क्या है, मैनेजमेंट का बेसिक्स है, ये +1 के साथ में आपको जुड़ता है। देन द रोल ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी लीडरशिप और मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, तो लीडरशिप आपके पास कई तरह की होती है। ठीक है, अब वहां पर उसके टास्क क्या है, उसके स्टाइल्स क्या है। एक सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एक इफेक्टिव लीडर, वो देखने वाली चीज है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी, कंसेप्ट क्या है उसका, उसके गोल्स क्या है, मोरल क्या है, मोटिव क्या है। आपका मोटिवेशन और मोटिव के अंदर भी एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इनमें से हमेशा एक ना एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके पेपर में होता ही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद हाउ टू मोटिवेट आया, कंसेप्ट ऑफ मोरल आया, या कौन कौन से फैक्टर्स किसी का मोरल लूज करवाते हैं या बिल्डअप करवाते हैं। देन आपके पास आता है कम्युनिकेशन का टॉपिक, जहां पर इट सेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन जो है उसके डिफरेंट चैनल्स, उन सबको यहाँ पर आपको कवर करके चलना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन का इसमें टॉपिक कवर किया गया है। देन आपके पास अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन भी इसमें कवर हो जाता है। देन कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हमारे जो कम्युनिकेशन है वो हैम्पर होती है। कुछ ऐसे एज है जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन हैम्पर होती है और उसको हम बोल देते हैं जैसे ओके ना, जब हम बात करते हैं इस एरिया की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन को खराब क्या कर सकता है, अगर प्रॉपरली टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। अगर प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो दिक्कत नहीं करेगी। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि रोल ऑफ आईटी क्या है, वहाँ पर
ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर टाइमली और क्विकली इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ऑटोमेटिकली काम अच्छे से हो पाएगा ना। सो ये एक देखने वाली चीज़ होती है कि रोल ऑफ आईटी क्या रहता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ क्विक इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेशन, एट द सेम टाइम ट्रैकिंग द मेन सोर्स। उन सब चीज़ों के लिए इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल तो रहता ही है। सो ये आपका एरिया आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद आपका एरिया आ जाता है फाइनेंस। ये ही फाइनेंस इसको पढ़ लिया ना जिसने, उसने सिर्फ अकाउंटेंसी मतलब उसने सिर्फ सेबी के पेपर की प्रिपरेशन नहीं करी है, उसने साथ ही में आरबीआई के अंदर का भी फाइनेंस में कवर कर लिया है। इवन नबार्ड के अंदर भी आपको इससे एक क्रक्स देखने को मिलता है जो इसकी फाइनेंस की पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन है। नंबर 1 इस फाइनेंशियल सिस्टम के जब हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक ना, इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको आरबीआई में भी दिख रही हैं और सेबी में भी दिख रही हैं। तो ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आप ये टॉपिक एक जगह पढ़ रहे हो, अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट में भी आपका है। सेबी का जो मैनेजमेंट है वो फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड या फिर थोड़ा नैरो है, जबकि जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का आपको दिखता है वो इससे ज्यादा एक्सटेंसिव है। ठीक है, सो ये आपको कवर करके चलना है। देन आपके पास आ जाता है कि फंक्शंस क्या होती है, डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी है अपने पास, फॉरेक्स है, बॉन्ड है, इक्विटी है। आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं जो बिकती हैं, राइट। सो वो आ गया। फिर जनरल टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, वो कौन कौन से, ये सारा आपको आरबीआई में दिखेगा। बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स। देन रीसेंट डेवलपमेंट क्या आई है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू जो आरबीआई में आता है उसके लिए हिसाब से भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आया, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट आई, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में आपके पास है। देन हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें आपको पढ़ने अच्छे से, ये फुल फ्लेज्ड एरियाज है। इसमें से पेपर नॉर्मली रहता है, पिछली बार भी फर्स्ट फेज में भी था इसमें से क्वेश्चन, सेकंड फेज में से भी यहाँ पर इसमें से क्वेश्चंस थे। देन आपके पास आता है नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो बेसिक डिटेल्स है, चलान उनके हो गए या उनकी कोई वर्किंग हो गई, तो वो सारा इसमें डिफाइन होकर चलता है। देन अपने पास क्या जाता है, द बजट मैनेजमेंट एक्ट आपके पास आता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज आपको इसमें कवर करना है। देन आपके पास रहता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन, ट्रेंड्स, ये आपको आरबीआई में भी दिखेगा। एस्टिमेट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रेमेडीज, डब्ल्यूपीआई और साथ में सीपीआई भी आपको पढ़ना है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस के टॉपिक्स थोड़े ज्यादा एक्सटेंसिव लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सेबी में पढ़ लो, आरबीआई में सेम आएगा, तो हमारे लिए तो एक अच्छी और पॉजिटिव सिचुएशन निकल कर बाहर आती है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, वो खत्म हुआ हमारा फाइनेंस का टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्टिंग का। व्हाट डू मीन बाय कॉस्टिंग, उसका ओवरव्यू लेंगे कि हम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, देन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर्स। ये आपको पढ़कर चलना है पेपर के अंदर। इसमें से आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते हैं, ये एमसीक्यू वाले, एमसीक्यू बेस्ड, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन जरूर करनी है कि आप इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यही आपको फेज 1 में देना है, यही आपको फेज 2 में बताना है। तो यानी फेज 1 और फेज 2 के हिसाब से बहुत बैलेंस्ड वे से होकर चलना होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या जाता है, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल एंड एनालिसिस। सबसे पहला आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज द बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो ये भी आपको कवर करने वाला एरिया इसमें रखना है, ठीक है। सो ये आपको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल और बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है लीन मैनेजमेंट एंड इनोवेशन। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका ना ये वाला कुछ ऐसा एरिया जो आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ना है और आपको इसमें कॉस्टिंग में भी पढ़ना है। आपके पास क्या आ जाता है, लीन सिस्टम आता है। बहुत से सिस्टम्स हैं जो हमारे कंट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इन सब की इंट्रोडक्शन काफियों की जापान से निकलती है। जैसे कि यहाँ पर काइजन कॉस्टिंग आ गया, 5S आ गया, जीआईटी आ गया, टीपीएम है, ये हमारे सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। देयर आर सो मेनी ऑफ दीज टेक्निक्स विच आर यूज, जहां पर ना हम कोशिश करते हैं अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की, यानी इंट्रो टू लीन सिस्टम, जेआईटी,
काइजन, देन 5S, देन आपका 5S में से क्वेश्चंस बहुत बार बने हुए हैं, पिछली बार भी पेपर में था, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया करने वाला। TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक और आता है इसमें, TQM भी आपको इसके साथ में पढ़ना चाहिए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। देन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या वन पीस फ्लो प्रोडक्शन है, देन आपको 6 सिग्मा पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन टू द इनोवेशन, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, यानी हम अपनी पूरे के पूरे बिजनेस की वर्किंग ही बदल डालते हैं, दैट इज कॉल्ड BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम लोग ये भी करेंगे, यानी कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास ये वाले सारे टॉपिक्स आ गए। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट हमको पूरा नहीं है, हमें कंपनीज एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है, बट आपको बेस जरूर पढ़ना है कंपनीज एक्ट का, यानी आपको स्पेसिफिक रेफरेंस देखनी है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 8, 10, 11, चैप्टर 12 एज वेल एज आपके पास आता है 27। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आपके पास कवर होता है, डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन, कंपनीज क्या होती हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, वो भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा का पूरा ये एक्ट कवर करने वाला नहीं है, और आपको इसको कवर कितना करना है, जितने इसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं सिर्फ उतने, और एक बिगनिंग में कंपनी क्या होती है उसका बेस तो आपको पढ़ के ही चलना होगा, तभी बेटर होता है। तो आप बेसिक प्रोविजंस करने के बाद सीधा इन चैप्टर्स के ऊपर स्विच कर सकते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपनीज एक्ट। एंड रिमेंबर, कंपनीज एक्ट इज सब्जेक्टेड टू चेंज एवरी ईयर, सो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने वाला। देन आपके पास अगला आ जाता है इकोनॉमिक्स का एरिया। इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम आ जाती है, उसकी कंसेप्ट, उसके मेजरमेंट आते हैं। देन क्लासिकल और केन्जियन अप्रोच आ जाती है, यही आपको यहाँ पर दिखता है, यानी जनरल पोस्ट के अंदर, और इसमें से क्लासिकल केन्जियन थ्योरी जो है वो आपको रिसर्च की जो पोस्ट है उसके भी सिलेबस में कवर होती दिखेगी। देन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर आपके पास आता है, एक्सीलरेटर आता है, डिमांड और सप्लाई फॉर मनी आता है, ISLM आता है, देन आपके पास फिलिप्स कर्व इसमें आता है, बिजनेस साइकिल इसमें आते हैं। इसकी इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट और कॉमन, इसमें कई चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये कुछ अलग से भी इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइज्ड एरियाज को पिक करता है। देन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ जाता है, फॉरेक्स जो मार्केट है, इन्फ्लेशन है, देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है, और NBFCs के बारे में पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कि इसका पूरा सिलेबस क्या है। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर सिलेबस ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन को पढ़ना कब शुरू करना चाहिए। देखिए इसके ना जो, अगर मैंने अभी आपने देखा कि इसके जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ना डिफरेंस से हैं, वो बाकी से थोड़ा हट के चलते हैं। अगर ये थोड़ा हट के चलते हैं तो इस पेपर की जब आप प्रिपरेशन करो तो ना आप अनप्लान्ड वे से नहीं चल सकते हो, आपको इसकी प्रिपरेशन टाइमली शुरू करनी पड़ेगी। इसका जो फेज 1 है उसका जो पेपर 1 होगा वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा। अगर आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके पास जी आता है, QRE तो है आपके पास में, उसके साथ में जी आ जाता है, ये आपका फेज 1 के अंदर ही हो जाएगा। फेज 1 के अंदर जो 2020 का पेपर था वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी आया था, रादर वो पेपर बहुत ईजी था फेज 1 का, बट फेज 2 में उन्होंने थोड़ा सा बेटर बनाया था। इस बार का जो 2022 का पेपर का रिव्यू ये रहता है कि इस बार के 2022 के पेपर के अंदर उन्होंने ऑलरेडी डिफिकल्टी लेवल अच्छा रखा था फेज 1 के अंदर भी, और फेज 2 में उन्होंने उसको और बढ़ाया ही। मतलब फेज 2 के अंदर पेपर के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे और उनको करते हुए ज़्यादा टाइम लग रहा था, बिकॉज उसको ध्यान से करना था। इवन जो आपका फेज 2 है उसके अंदर आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है उसमें भी आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैक्स होते हैं। ये छोटे छोटे हैक्स जो हैं ये हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे ताकि हम समझ सकें कि अगर मुझे सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन अभी शुरू करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे दिमाग में रखनी है, क्योंकि सेबी ग्रेड ए जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पर आपके पास पे स्केल इतना हाई है, सेबी की अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रोथ आपके पास अवेलेबल है, सिक्योरिटीज मार्केट को आप इन डेप्थ समझ पाते हैं क्या है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अंदर जो इतना ज़्यादा इन्होंने इतना स्पेसिफिक उसकी स्टडी मटेरियल रखे हैं। और याद रखिएगा सेबी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, डोंट ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग दैट इज देयर व्हिच इज कनेक्टिंग, नो, जस्ट स्टिक टू द सिलेबस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसकी जो वर्किंग है वो आप कितनी ज़्यादा सॉर्टेड रख सकते हैं, राइट। बट बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, एक बार इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये भी समझें कि हमारी अगर हम पढ़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए तो हमें क्या करना होगा।
ठीक है। सो ये हमारा खत्म हुआ इस एरिया के अंदर। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द अड्डाज वेबसाइट। हम अड्डा 247 की वेबसाइट देख लेते हैं और उसके साथ में एक और चीज़ हम स्टडी कर सकते हैं, वो है कि क्या करना होगा अगर मैं अपनी सेबी ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। सी द पॉइंट इज कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी गाइडेंस के अंडर करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप करें, इजंट इट? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड चेक आउट आवर बैंक महापैक। आपका बैंक महापैक प्लस के अंदर इस टाइम अवेलेबिलिटी आपको दिख जाती है। बैंक महापैक प्लस एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंडर आपको सिर्फ ना कि सेबी का डेटा मिलेगा, यानी सेबी के साथ में आपको नाबार्ड, IBPS, देन आपके पास सेबी सिड भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास में और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। इसमें मोर देन 12,325 वीडियोस आपको मिल जाती हैं। 500 आवर्स के आपको स्टडीज़ मिल जाती हैं, ई बुक्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। मोर देन 5,000 इसमें आपको टेस्ट अवेलेबल है, यानी आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि एक पर्टिकुलर पैक के अंडर आप हमारे मल्टीपल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कोर्सेज बने हुए हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल है। और जिस पीरियड के दौरान ये आपकी वैलिडिटी अवेलेबल है उसमें जो भी अपडेट्स आ रही है वो भी आप लोगों के लिए खुल जाती हैं। सो आप उसको भी देखकर चल सकते हैं। सो वो आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर एक तरीके से इसको पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, यू कैन क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ। कई बार आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि डबल वैलिडिटी अवेलेबल होती है, वेयर यू कैन हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स के साथ में भी एक्स्ट्रा 6 मंथ्स चल रही होती है। जस्ट कीप एन आई कि कब आपके पास ये ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आप उसे अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू परचेज द बैंक महापैक प्लस, जिसके अंदर आपके पास सेबी, RBI, नाबार्ड, देन आपके पास सिडबी का है, IBPS है, SBI है, अनलिमिटेड आपके पास इतने रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनका एक महापैक बना हुआ है जो इसे हमने बोल दिया बैंक महापैक प्लस। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज यहाँ पर क्लिक कीजिए एंटर कूपन कोड के अंदर। यहाँ पर आपके पास आप क्लिक कर सकते हैं Y538 एंड इसे कर दीजिए अप्लाई। और जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं, आपका डिस्काउंट लगने के बाद आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाता है 77% का। अगर आप ऐप से करते हैं तो 78% का। तो यहाँ पर यू कैन कंटिन्यू पेइंग इट। ऑल दीज वीडियोज, ओवर मोर देन 12,000 वीडियोज आर अवेलेबल फॉर यू एट द प्राइस ऑफ 7,003 रुपीज़। सो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास खुलती है कि आप अभी एट प्रेजेंट इस पर एक वैलिडिटी भी चल रही है, तो वो आप वैलिडिटी को भी रिव्यू कर सकते हैं। दीज वैलिडिटीज आर सब्जेक्टेड टू द टाइम पीरियड। तो आप लिमिटेड समय के लिए जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास खुलती है तो आपको ले लेनी चाहिए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जितना आप ना सॉर्टेड वे से अपना प्लानर बनाकर अपनी प्रिपरेशन करते हो ना, उतना आप अच्छे रहते हो। तो ये आपको देखकर चलना है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और अगर आपको सेबी ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है तो सेबी के वैकेंसीज जो होती हैं वो नॉर्मली आपके पास लिमिटेड आती है, जनरल प्लस बाकी सब मिलाकर। पिछली बार भी आपकी जनरल की पोस्ट थी जो 80 के आसपास आई थी, इस बार भी आपके पास जनरल वाली में 80 पोस्ट आई थी। तो मतलब आप मान लीजिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप बांटना शुरू करते तो उसको आपको एक कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा, बट जॉब प्रोफाइल ऐसी है जहां पर आपको मोर देन 1 लाख पर एनम की 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है। इन हैंड आपके पास अराउंड 80,000 आ रहा है और हर बार इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द रिविजन और इंक्रीमेंट्स एज वेल। सो उसका भी एक चीज़ आपके पास रहती है। प्लस इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत यूनिक है, बाकी सारे पेपर्स के साथ में बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ नहीं है। तो अगर आप इस पेपर के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको जितना सॉर्टेड वे से प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। रिमेंबर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी रेगुलेटरी बॉडी, do not try to just go with the general preparation. Always sit and think about the syllabus of that particular examination और उसके accordingly अपनी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर कर सको। बिकॉज जैसे RBI का एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपके पास मिनिमम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स है जनरल कैटेगरी के लिए कि 6 से ऊपर नहीं दे सकते। तो आप क्यों अपने लिए अटेम्प्ट्स ऐड करवाओ,
इजंट इट मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एक ही बारी में अपना पेपर निकाल लें, और जब निकाल रहे हैं तो सिर्फ फेज़ 1 की तरफ ना देखें, फेज़ 1 और फेज़ 2 की तैयारी दोनों साथ में लेकर चले। एंड दैट इज़ पॉसिबल अगर आप हमारे वेबसाइट के साथ में चलते हैं, हमारे स्टडी प्लान्स के साथ में चलते हैं, तो आपको वो चीज़ करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सो जस्ट गो हेड एंड चेक आउट द प्लान और अपने अकॉर्डिंगली इसे परचेज कीजिए। जिस टाइम पर ऑफर अवेलेबल हो, गो एंड टेक एडवांटेज ऑफ द ऑफर्स। और अभी आपके पास यू कैन यूज द कोड बाय 538 टू परचेज द बैंक महापैक प्लस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉट ओनली सेबी ग्रेड ए बट ऑल्सो नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड बी। अलॉन्ग विद दैट आपके पास आरबीआई ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन की, प्लस आपके पास और बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज इसमें जुड़ जाती हैं। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर बैंक महापैक प्लस, ताकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन प्रिपेयर इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल। सो राइट, मैं आपको मिलती हूँ आने वाले सेशंस में रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए। हम मिलते रहेंगे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। और याद रखिएगा, अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं प्रिपेयर करने का, तो उनके अंदर जो कॉमन एरियाज़ हैं उनको ज़रूर जॉट डाउन कर लेना, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन करते हुए वो डबलिंग की या फिर कन्फ्यूजन्स का जो सिनेरियो है वो बिल्डअप ना हो। So this is where I end goodbye. Thank you so much for being there regarding SEBI grade A examination. So this was a one short video where we understood about the salary, about the age, the education qualification, the phases, plus उन phases के अंदर का format, उनका pattern, plus the entire syllabus of SEBI grade A examination. So if you're looking forward to it, then if you like this video, तो याद से इसको like कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए अगर आपको ये relevant लगी तो। Thank you.